Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we will discuss. Good morning, ma'am. कैसे हैं आप सब? बढ़िया मैम, आप कैसे आज हैं? का जो टॉपिक है बेटा वो यूईई यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है। और यूईई यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आप सबको पता है कि हमारी एजुकेशन कौन सी है? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को ही एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो मिडिल क्लास है, फिर हमारी सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी, और फिर हमारी हायर एजुकेशन आती है। तो जब तक हमारी सरकार, गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जब तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी कि प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाया जाए, तब तक हमारी हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारी सबसे पहले जो पहला कदम कब उठा था, यानी कि जो हमारा कोठारी कमीशन आया, आप सबको पता है 1964 तक हमारा कोठारी कमीशन था। तो उस टाइम पे ही ये बोला गया कि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है, जो हमारा बेस है, वो है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन। और उसी समय से हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन पे सभी जितने भी हमारी पॉलिसी बनी है, चाहे हमारा कोठारी कमीशन है, हमारी एनपी 1986 वाली है, कोई भी पॉलिसी है, या रामामूर्ति कमेटी है, सभी ने सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही जोर दिया। तो एलिमेंट्री एजुकेशन पे क्यों फोकस किया गया? क्योंकि बेटा हमारा जो देश है, इसमें विभिन्न राज्यों की जो जनसंख्या है, उसका घनत्व, उसकी जो पॉपुलेशन जो रेशियो है, वो अलग अलग है। और उसी के हिसाब से जो हमारा डेवलपमेंट का है या हमारा प्रोग्रेस का है, वो रेशियो भी अलग है। क्योंकि जितने भी विकसित, जो भी हमारे विकसित राज्य है या हमारे जो विकासशील राज्य हैं, वहां पे शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक था। लेकिन कुछ स्टेट हमारी ऐसी थी जो बैकवर्ड थी, या जहाँ पे एजुकेशन बहुत कम थी। कुछ हमारा रूरल एरिया है, कुछ हमारा पहाड़ी एरिया है, या दूर दराज का जो पहाड़ों का एरिया है, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, वहां तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने जोर दिया। और जो यूईई का जो कंसेप्ट है, वो सबसे पहले कोठारी कमीशन ने हमारे सामने रखा। क्योंकि कोठारी जी का ये मानना था, जो हमारी कमेटी बनी थी, उसमें ये डिस्कस किया गया कि जब तक हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन को अधिक से अधिक नहीं बढ़ाएंगे, उस पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन भी हमें, उसमें भी हम अचीवमेंट या अच्छी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है हमारा मीनिंग ऑफ यूईई, यानी कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मैंने बताया था बेटा, कि सबसे पहले हमारा इंट्रो के बाद जो मेन है वो है हमारा मीनिंग। तो यूईई, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब सार्वभौमिकरण का, प्राथमिक शिक्षा का आपको पता ही है कि हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन सार्वभौमिकरण, यानी कि जन जन तक पहुंचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बच्चे तक हमारी प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना, ये हमारी जो एजुकेशन है उसका मेन एम माना गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सार्वभौमिक शिक्षा थी, इसमें हमारा जो एज ग्रुप था वो था 6 to 14। जैसे आर्टिकल 45 में हमारा 21D में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन क्या थी हमारी, कि सबसे ज्यादा जो एजुकेशन पे फोकस किया गया था, उसमें यही था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो जब हमारा ये
हम सबको ये कानून भी बना के हमारे सामने रखा गया, फिर भी हमारी प्राथमिक शिक्षा में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं प्राप्त हुए। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हमारा जैसे आ गया, वो आ गया कि हमारी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ा, बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों का एनरोलमेंट करना, उसके बाद उन बच्चों का जो रिटेंशन है, यानी कि उनकी जो स्थिरता है, रिटेंशन क्या होती है, स्थिरता, यानी कि एडमिशन लेने के बाद बच्चा फिर बीच में ना जाए, इसके लिए हमारा मिड डे मील स्टार देते हैं, उनको जो ड्रेसेस भी देते हैं, उनकी हर जो नीड है, चाहे वो कॉपी है, पेंसिल है, बुक्स है या खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, वो हमारी गवर्नमेंट ने दी। तब जाकर हमारा जो मेन जो उद्देश्य था वो था 100% एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये हमारा लक्ष्य जो है उसको अचीव करने के लिए जो हमारा सार्वभौमिकरण का जो बहुत अधिक कदम उठाए। तो सबसे पहले जो हमारे यूनिवर्सलाइजेशन में है, इसमें यूनिवर्सल प्रोविजन क्या रखा गया, यानी कि सार्वभौमिक लक्ष्य क्या था, इसकी व्यवस्था क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था कि बेटा हर छोटे से राजा है, पहले जैसे कम से कम 25-30 साल पहले हमारा 1 to 5 तक, यानी कि एक प्राइमरी स्कूल होता था, उसके बाद हमारा 8 तक का मिडिल स्कूल भी अलग होता था, स्कूल भी अलग होता था। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन रखा है, सबसे पहले मेन स्टेप यही उठाया गया कि कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी एक प्राथमिक स्कूल जरूर होना चाहिए। यानी कि 1 किलोमीटर का दायरा आप देखो कि 1 किलोमीटर के अंडर में जो हमारा वो कितना होगा कि उसका डिस्टेंस हमारा 1 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल का नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे सुगमता से या बच्चे आसानी से वहां तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो ये प्रोविजन रखा गया। जो छोटे छोटे गांव थे वहां पर बच्चे से पैदल चलकर स्कूल जाते थे, तो वो डिस्टेंस की वजह से कई लोग अपने बच्चों को, जैसे हम हैं, आज धूप है, गर्मी है, बारिश है, तो बच्चा वहां तक था, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो बच्चे पढ़ाई ही छोड़ देते थे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि 1 किलोमीटर के अंडर में एक प्राइमरी स्कूल जरूर होना चाहिए। जो हमारी इसके बाद जो हमारी एनपी 1986 में जब हमारे नवोदय विद्यालय बने, तो उसका भी लक्ष्य यही था कि बेटा सबसे ज्यादा एनरोलमेंट बच्चों का प्राइमरी में करना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। सबसे पहले क्या था, प्रोविजन, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविजन, सेकंड है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। एनरोलमेंट क्या करना है कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन के लिए 100% बच्चों का हमारी शिक्षा में एनरोल करना, उनका नामांकन करना। इसलिए क्या किया गया, जैसे हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या हमारे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स है, वो बेटा गांव में, घर घर में जाकर, शहर में घर घर में जाकर बच्चों का नाम अपने रजिस्टर में एनरोल करते थे, उनका एडमिशन करते थे, उनके पेरेंट्स की, ताकि बच्चे अपनी प्राइमरी एजुकेशन को ले सके। तो जो 6 से 14 के जितने भी बच्चे, उन सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में पंजीकरण कर एनरोलमेंट इन ए प्राइमरी स्कूल 100% है। ये हमारा अचीवमेंट का था, लक्ष्य था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, यानी पहले तो प्रोविजन, इसके बाद एनरोलमेंट, अब क्या है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है कि मान लो एक बच्चे ने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, सेकंड थर्ड क्लास पास करता है, उसके बाद अगर वो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, तो उस जो कारण है, जो है, जो प्रॉब्लम है, उस यानी कि उसके विषय में पता लगाना, फिर उसका सोल्यूशन करना। मान लो अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जैसे डिस्टेंस की दिक्कत है, तो वो हमारे किलोमीटर दायरे में स्कूल को टेंशन है, तो मिड डे मील किया गया।
तो इस तरह से बच्चों का एक विद्यालय में जब तक उसकी 8वीं तक की शिक्षा पूरी ना हो, उसकी 5वीं तक की शिक्षा पूरी ना हो, उस बच्चे को उसमें बनाए रखना, किसमें, स्कूल में, यानी कि स्कूल में बच्चे को तब तक बनाए रखना जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन वो जो अचीव ना कर पाए। तो इस तरह से ये हमारे 3 पॉइंट थे, हमारे मेन जो उद्देश्य था या प्रोविजन ऑफ एलिमेंट्री गए हैं। अब बेटा जो हमारी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या कारण, कौन कौन से रीति हमारी इस एजुकेशन को अचीव करने में। तो सबसे पहले तो क्या था बेटा कि पोवर्टी ऑफ द पीपल, यानी कि पोवर्टी, पोवर्टी क्या होता है बेटा कि गरीबी। हमारी जो देश की जिसमें जो वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ऐसे हैं जो अपना 2 टाइम का भी भोजन वो अपना नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा है, उसमें निर्धनता, यानी कि जब हमारे पास पैसा नहीं है बच्चों की फीस भरने के लिए, उनकी बुक्स के लिए, उनकी कॉपी किताब पेंसिल, तो बेटा जब पैसा नहीं है तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रबंध कैसे कर पाए। तो ये गरीबी थी, सबसे बड़ा जो रुकावट थी, जो बाधा थी, जो हमारा बैरियर ऑफ आवर यूईई का था, वो था हमारी पॉवर्टी, यानी कि हमारी जो गरीबी है, गरीबी के कारण बहुत से व्यक्ति अपने बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा है वो नहीं दे पा रहे थे। इसके माता पिता का सहयोग ना होना, भले ही लिए क्या किया गया कि जो जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या फिर हमारी जो प्राइमरी टीचर, स्कूल टीचर है, वो घर घर जाकर उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करती थी। पहले क्या होता था बेटा कि एक एक फैमिली में 3-3 4-4 बच्चे होते थे, पेरेंट्स कमाने वाले, ज्यादा से ज्यादा वो अपना 2 वक्त की जो रोटी है उसी का जुगाड़ कर पाते थे, और जो छोटे बच्चे थे उनको संभालने के लिए जो बड़ा बच्चा था तो उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। तो इसके लिए भी हमारी जो क्रैच टाइप पे, यानी कि छोटे जो हमारी जो गांव में जैसे आंगनवाड़ी होती है या शहर में भी है, वहां पे ये प्रबंध किया गया कि छोटे बच्चों को भी आंगनवाड़ी में भेजा जाए और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए, ताकि बच्चा अपनी प्राइमरी एजुकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया गया कि बेटे हमारे जो जनसंख्या का अनुपात आज भी हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीमेंट है, यानी कि जो बढ़ने का जो रेशियो है वो बहुत ही अधिक। शिक्षा पहुंचाना हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि आप जाके देखो गांव में जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जो केंद्र खोले गए हैं या आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं, वहां पर भी कोई भी इस तरह की कोई सुविधा नहीं है ताकि बच्चे एजुकेशन ले सके। मान लो अगर बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो उनके पास पूरी की पूरी फैसिलिटी नहीं है, या फिर डिस्टेंस अधिक है। तो इस कारण भी जो पॉपुलेशन का जो रेशियो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और इसके कारण भी लोग अपनी जो गरीबी की नॉन कोऑपरेशन ऑफ द चाइल्ड, इस कारण हमारी जो एजुकेशन थी उसको नहीं दे पाए। इसके बाद है बेटा प्रॉब्लम ऑफ द फ्लंग हैबिट्स, यानी कि आबादियों की समस्या, दूर स्थित, यानी कि डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस था, जैसे मैंने बताया कि मान लो पहाड़ी कोई एरिया था, कोई स्कूल नहीं होता था, कोई आंगनवाड़ी नहीं होती थी, तो इसके कारण क्या करते थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते थे। जो डिस्टेंस की जो समस्या थी, प्रॉब्लम ऑफ वो भी हमारे
सामने आई, जिसके कारण हमारी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ावा नहीं दे पाए। इसके बाद हमारा बीसी यानी कि पिछड़ी हुई जातियां एवं जनजातियां, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, तो जो हमारी कम काफी टाइम से शोषित, जो हमारी निम्न स्तर जातियां थी, अनुसूचित जातियां थी, उनकी, क्योंकि बेटा हमारा जो जो नीचा तबका था, जो हमारी एससी बीसी ओबीसी जो कास्ट थी, उसमें सबसे ज्यादा हमारी गरीबी भी थी। और दूसरा क्या था कि उनके अंदर उन्हें इतनी गाइडलाइन भी गाइडेंस भी उनकी नहीं की गई थी, पैसे की भी कमी थी, इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में था, अपने बच्चों को घरों में रखते थे, और ये जातियां प्राथमिक शिक्षा के प्रचार में सबसे अधिक बाधा बनी। इसके बाद क्या हुआ कि आपका यूजलेस एजुकेशन, जो हमारी एजुकेशन थी वो भी हमारी यूजलेस, जो हमारी एजुकेशन थी बेटा, प्राथमिक शिक्षा थी, उसमें क्या था कि बच्चों को स्कूल में पेरेंट्स नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो है हमारी अर्निंग, क्योंकि कोई भी ये चाहेगा कि उसका बच्चा कुछ ऐसा काम करे जो उसको अपनी जो आजीविका है उसको कमाने में उसकी सहायता करे। तो इस कारण जो थी वो भी उनके लिए एक तरह से यूजलेस वो मानी जाती थी। इसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल एडमिशन, कृत्रिम यानी फर्जी दाखिला। ये मेन पॉइंट है इसका कि आर्टिफिशियल रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि बेटा कई बार क्या होता है कि स्कूल में टीचर अपना जो रेशियो है उसको दिखाने के लिए बच्चों के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। अभी भी आप पीछे न्यूज में आया था कि कितने सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल थे कि उन्होंने बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया हुआ था ताकि रेशियो को बढ़ा जाए, और वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लेते थे। तो जो फर्जी एजुकेशन था, अगर डिपार्टमेंट जब हमारे डिपार्टमेंट तक ऊपर तक आवाज जब जाती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल किया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारी सरकार को जब 100% जब हमें इनरोलमेंट मिलेगा, हमें पूरा का पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा, तो हम कोई भी स्टेप ऐसा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जब छानबीन की गई, हमारे सामने ये रिपोर्ट आई कि बहुत सारे बच्चों का जो फर्जी एडमिशन हुआ है वो हमारी प्राथमिक शिक्षा की एक बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि गवर्नमेंट सोचती थी कि हमारे बहुत सारे बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जो मेन जो बात थी वो यही थी कि बहुत सारे जिस पेरेंट्स के पास पैसा था वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, और जो सरकारी स्कूल वाले हैं वो उनका एक फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेते थे। इसके बाद था बेटा वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, अपव्यय एवं अवरोधन, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक विस्तार का मुख्य बाधा जो हमारा है वो है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। इसमें क्या होता है कि जो व्यवहारिक समाधान की जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाता है। स्टैग्नेशन क्या होता है कि उन बच्चों की स्थिरता बनाई जाए। मान लो बच्चा 5वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरी तीसरी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो या फिर कोई भी बच्चा वेस्टेज यानी कि फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, उसमें फर्स्ट क्लास में वो फेल हो जाता है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, या सेकंड क्लास में फेल हो जाता है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। अब जैसे आप लोगों को भी पता है कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम जब लागू हुआ, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ, तो उस टाइम पे क्या किया गया कि बच्चों को पहली से 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया गया। तो इसका क्या उद्देश्य था ये कानून बनाने का और ग्रेडिंग सिस्टम देने का? सिर्फ यही था कि अपने जो वेस्टेज है और जो स्टैग्नेशन है उसको रोकने के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए कि बच्चा एक ही क्लास में बार बार रिपीट होता है तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। तो इस कारण 8वीं तक की यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को प्रमोट किया जाए, उनको ग्रेडिंग दी जाए। इसके बाद था यानी स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या है कि उन बच्चों की स्थिरता बनाए रखने के लिए, स्टैग्नेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकार कदम उठाए, उनको मिड डे मील भी दे, उनको बुक्स भी फ्री करे, उनकी जो फीस है वो भी माफ करे। तो इस कारण से ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी किसमें,
यूईई में, यानी कि कितनी भी हमारी प्राथमिक शिक्षा के लिए हमने नीतियां बनाई, कुछ भी किया, लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या थी वो यही थी। ये पॉइंट मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ बेटा, कौन कौन सी प्रॉब्लम थी हमारे? सबसे पहले क्या थी? जनसंख्या वृद्धि, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉवर्टी ऑफ द पीपल, नॉन कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स, प्रॉब्लम ऑफ द डिस्टेंस और एससीबीसी कास्ट। नेक्स्ट आपका यूजलेस एजुकेशन है, डिफेक्टिव इवेल्युएशन है, लैक ऑफ कंट्रोल है, और दूसरा है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। तो इस तरह से बेटे ये हमारे 10 पॉइंट हमारे बनते हैं। तो इन्हीं के लिए जो हमारे ये थी समस्याएं, अब इसके लिए क्या सजेशन दिए गए, यानी कि हमारी प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए? सबसे पहले है जो हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीमेंट होता है उसको रोकना, यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकना। तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने जनसंख्या वृद्धि के रोकने के लिए हमारी जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है उसको चलाया, यानी कि जो फैमिली जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हमारी गवर्नमेंट ने चला, कि हमारे जैसे जो सर्व शिक्षा अभियान है उसमें भी यही रखा गया कि कम से कम सिर्फ एक बच्चा या 2 बच्चे ही हमारे होने चाहिए। तो इस तरह से जो अगर हमारी पॉपुलेशन रुकेगी तो पॉवर्टी भी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा इंक्रीमेंट ऑफ द पॉपुलेशन है उसको रोकना। इसके बाद हमारा फ्री एजुकेशन, चीप एंड फ्री एजुकेशन, यानी कि सस्ती एवं निःशुल्क शिक्षा, ये हमारा सजेशन दिया गया कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए, और कंपलसरी एजुकेशन ही दी जाए। तो ताकि जो हमारे बंधुआ मजदूर हैं, यानी कि जो हमारी बॉन्डेड लेबर हैं, वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, स्कूलों में भेज सके। मान लो जैसे कहीं पे भट्ठे ईंट वगैरह के जो भट्ठे होते हैं वहां पे बेटा जो वर्कर काम करने वाले होते हैं, तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते थे, क्योंकि एक तो डिस्टेंस का के कारण, दूसरा क्या था कि एजुकेशन इतनी महंगी है कि वो फीस नहीं दे पाते थे। तो इसलिए उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो हमारी बैकवर्ड क्लास है उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो बॉन्डेड जो लेबर है उनके लिए, या जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, जो हमारी जैसे कोई भी काम वाली जो महिलाएं हैं घरों में जाकर काम करती हैं, तो बेटा उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चों को पीछे से संभालने वाला, या उनकी शिक्षा के लिए फीस की भी कमी थी। इस कारण हमारी जो सजेशन दिया गया हमारी गवर्नमेंट को ये यही था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन और चीप एजुकेशन हमें दी जाए। इसके बाद है कोऑपरेशन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग होना, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सहयोग नहीं होगा, सबसे पहले हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे। जब तक हम माता पिता को नहीं समझाएंगे, बच्चे को वो अपने स्कूल में नहीं भेजेंगे, उनको उनके भविष्य के विषय में, उनके जो फ्यूचर है उसमें क्या क्या उसको प्रोग्रेस करनी है, कौन से फील्ड में उसको जाना है, क्या करना है, तो इसके लिए पेरेंट्स को समझाना। इसके बाद है जो हमारी प्रॉब्लम थी डिस्टेंस की, उसको कम करना। तो यानी कि हमारा उसके लिए क्या किया गया कि हमारे जो दूर दराज के जो एरिया थे, या हमारी जहाँ पे घनी आबादी थी, वहां ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले गए। 1 किलोमीटर के दायरे में हमारी जो शिक्षा है उसमें कम से कम एक प्राइमरी स्कूल का प्रोविजन रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो द प्रॉब्लम ऑफ यूजलेस एजुकेशन, यानी जो हमारी यूजलेस एजुकेशन थी उसमें हमारा मेन क्या था कि हमारा जो बुकिश नॉलेज है इसकी बजाय हमारे स्किल डेवलपमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है बेटा कि हमारे अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, मान लो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे गर्मी है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन आप देखोगे कि जैसे आसाम है, गुवाहाटी है, या फिर हमारा उधर का जो पहाड़ी एरिया है वहां पे जो छुट्टियां हैं वो हमारी विंटर में की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उधर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम आ जाता है, -डिग्री तक पहुंच जाता है।
तो इसलिए जो इन्वायरमेंटल, जैसे ही इन्वायरमेंटल सुटेबल होगा, वातावरण हमारे लिए सही होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन भी दी जाए। इसके बाद क्या है कि जो स्टैग्नेशन है उसको रोकना, कंट्रोल ऑफ द स्टैग्नेशन, यानी कि बच्चे का जो कंट्रोल ऑफ द वेस्टेज या मेंटेन ऑफ द स्टैग्नेशन, तो उसके लिए भी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने ये बहुत सारी योजनाएं चलाई कि बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाए, 8वीं तक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जब तक लेता है उसको फेल ना किया जाए और बच्चे को सेकंड क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। तो ये हमारे बहुत सारे सजेशन थे, किसके लिए, हमारी यूईई के लिए। तो इसके बाद क्या था कि जो हमारा जो मूल्यांकन सिस्टम है यानी कि इवेल्युएशन सिस्टम है उसमें भी बदलाव किया गया। क्या किया गया कि बच्चों की जो इंटरनल असेसमेंट है या उनकी जो एक्सटर्नल असेसमेंट है उसी के आधार पर बच्चे को प्रमोट किया जाए, ताकि वो सूक्ष्मता से अपनी एजुकेशन ले सके, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको ही शिक्षा दी जाए। इसके बाद क्या था कि नेक्स्ट क्या था सजेशन कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटी में भी डाला जाए, यानी कि सिर्फ बुकिश नॉलेज ना देके स्टूडेंट को करिकुलर एक्टिविटी में भी उनको रखा जाए, ताकि बच्चे चाहे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, ड्राइंग है, कंपटीशन है, इस तरह के छोटे छोटे कंपटीशन रखे जाए ताकि बच्चा खेलते खेलते सीखे, यानी कि वो उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज ना देके अगर स्पोर्ट्स में बच्चे का इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स के फील्ड में उसको भेजा जाए, अगर किसी बच्चे का ड्राइंग में, कंपटीशन में इसमें है तो उन बच्चों को उन ड्राइंग कंपटीशन की, म्यूजिक की क्लास भी हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले सके। इसके क्या था कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारी बुक्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया। बुक्स में क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा मैटर है, जैसे फर्स्ट क्लास है, नर्सरी है, प्री नर्सरी है या प्राइमरी है, उसमें हमारा पिक्चराइजेशन होना चाहिए। जैसे आप सब जानते हो कि बेटा जो हमारी प्रेप की जो बुक्स होती हैं, जो हमारी प्री प्राइमरी की जो बुक्स होती हैं, चाहे नर्सरी है, एलकेजी है, उसमें देखो कि एक छोटी सी 4 लाइन के पोएम के साथ एक बहुत बड़ी पिक्चर होती है। तो वो क्या है कि बच्चा उस पिक्चर को देख के सीखे, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। दूसरा क्या है कि उनकी जो बुक्स है वो कलरफुल होनी चाहिए ताकि बच्चा उसमें कलर, ड्राइंग, पेंटिंग वो कर सके। इसके बाद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हमारा लिरिकल यानी कि गायन अवस्था में बच्चे को जैसे खेलते हुए, जैसे कोई भी पोएम अगर सिखानी है, जैसे मान लो कोई भी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह की अगर बच्चे को लय में अगर सिखाते हैं, बोल बोल कर सिखाते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है, ज्यादा जल्दी सीखता है। क्यों? क्योंकि आप सबको भी पता होता है कि हमारा जो बेटे प्राइमरी का जो हमारा 5-6 साल का जो बच्चा होता है उसका जो मेमोरी लेवल है, आप लोगों को पता होगा हमारे 3 लेवल है, मेमोरी लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो इनमें जो हमारे मेमोरी लेवल है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा 5 या 6 साल का बच्चा होता है उसका मेमोरी लेवल सबसे ज्यादा उसका सुपर होता है। तो उसमें क्या करता है कि वो रट्टाफिकेशन नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए उन बच्चों को अगर हम गा कर, देखो कि प्राइमरी स्कूल की जो टीचर्स है वो उनको डांस करते हुए, उनको गाते हुए उनका जो सिलेबस है, उनकी जो पोएम है वो करवाती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बच्चा अगर हम उसको समझाने लगे तो वो समझ नहीं पाएगा, बल्कि वो उस चीजों को रटेगा। वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे, जैसे जैसे वो एक्टिविटी करेंगे, उस तरह से ही वो बच्चा एक्टिविटी करेंगे। एक जैसे आपका कोई भी प्राइमरी का जो मान लो प्री प्राइमरी का, एलकेजी का अगर बच्चा है, उसको अगर कोई डांस भी सिखाएगा तो टीचर जिस तरह से टीचर डांस करेगी वो बच्चा भी उसी तरह से करेगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा गया कि उनकी बुक्स भी कैसे, एक तो बोल्ड अक्षर में होनी चाहिए, दूसरा क्या है कलरफुल होनी चाहिए, पिक्चराइजेशन जैसा होना चाहिए, और बच्चों के मेमोरी लेवल के डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को जो हमारी प्लेवे मेथड है यानी कि खेले हुए उस बच्चे को सिखाना। अब इस जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन के जो हमारे मेथड है वो कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले हमारा प्लेवे मेथड यानी कि बच्चे को खेलते हुए सिखाना, फिर मांटेशरी मेथड
ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट में हम करवाएंगे कि जो मारिया मेंटेसरी थी उसने भी यही मेथड बोला कि बच्चे को खेलते हुए सिखाना। फिर प्रोजेक्ट मेथड है, यानी कि एक छोटा सा उस बच्चे को, मान लो एक हाउस है या एक कोई भी माउस है, वो बना के हम दे देते हैं, बच्चा उसमें कलर करता है। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। फिर डाल्टन विधि हमारी, इसके बाद किंडरगार्टन विधि। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे मेथड प्राइमरी एजुकेशन में रखे गए। खेल विधि है, मांटेसरी विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, किंडरगार्टन है, बेसिक एजुकेशन है और हमारा डाल्टन मेथड। तो ये सारे की सारी जो मेथड किसके लिए रखे गए, ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक राष्ट्र के किसी भी स्टेट में हम जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं, सबको प्राइमरी एजुकेशन का जो सुझाव है वो दिया गया। 100% एनरोलमेंट किया गया है। वेस्टेज और स्टैग्नेशन के लिए उनको रोका गया, ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया, बच्चों को प्रमोट किया गया। उसके साथ साथ जो हमारी डाल्टन विधि है या किंडरगार्टन विधि है, प्ले वे मेथड है, इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी गई, ताकि जो हमारा जो लक्ष्य है वो 100% जो एनरोलमेंट है उसको हम अचीव कर पाए। और ज्यादा से ज्यादा 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका एनरोलमेंट ना हो। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे शिक्षा कर्मी, यानी कि बेटा कि जैसे यूपी में तो पहले होते भी थे, जो हमारे टीचर्स होते थे उनको शिक्षा कर्मी ही बोला जाता था। लेकिन जो हमारा ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, उनको भी जैसे 3 साल 4 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र भी खोले गए और वहां पे भी बच्चे को मिड डे मील दिया गया। तो इस तरह से जो हमारी एजुकेशन थी यूईई, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसके बारे में आप लोगों को कौन कौन सी समस्याएं हमारी यूईई को, यानी कि सार्वभौमिकरण और प्राइमरी एजुकेशन में हमारी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनको किस तरह से दूर करना है, कैसी हमारी बुक्स होनी चाहिए, कैसा हमारा करिकुलम होना चाहिए, इवेल्युएशन सिस्टम क्या होना चाहिए, कौन कौन से मेथड हमें यूज करने चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा का इसमें क्या रोल है। तो इस तरह से हम जब इन सभी जो हमारी समस्याएं हैं इनके ऊपर जब तक हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे, इनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके बाद क्या हुआ कि मान लो कि हमारा एक स्टेट है, तो सबसे पहले स्टेट का जो मेन होता है वो हमारा गांव की एक पंचायत होती है। तो गांव की पंचायत के थ्रू सबसे पहले हमारा पंचायत में जो हमारी आंगनवाड़ी है या हमारी कोई भी पंचायत घर होता है, वहां पे आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए। उसके बाद बेटा हमारा जो लेवल होता है गांव का, उसका गांव का एक प्राथमिक स्कूल खोला गया फिर से, फिर हमारा ब्लॉक लेवल पे स्कूल खोले गए और इस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, हम स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल तक हमारा जो प्रोसीजर है एजुकेशन का उसको आगे बढ़ागा। यानी कि सबसे पहले जो प्राइमरी जो हमारी इकाई होती है, प्राथमिक जो इकाई होती है वो विलेज होता है, यानी हमारा एक गांव होगा। फिर एक ब्लॉक, यानी कि उसके अंदर एक ब्लॉक का जो ब्लॉक जो मैनेजर होता है वो उनकी देखभाल करेगा। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट चाहे हमारा एसडीओ है, एसडीएम है, वो हमारी एजुकेशन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्टेट लेवल का जो हमारा शिक्षा मंत्री है वो, और उसके बाद जो हमारा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हमारी एजुकेशन का जो ध्यान है वो रखेंगे। हमारे जो जो कमियां हैं, क्यों कमियां हैं, क्यों बच्चे प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं, प्राथमिक शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहते, तो उन सारी कमियों को देखेंगे, उनके अनुसार ही उन कमियों को दूर किया जाएगा, ताकि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको आगे से आगे बढ़ा जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद कल हम मिड डे मील करवाएंगे बेटा, और जो है हमारा एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान, ये दोनों टॉपिक हम एक दिन ही लेंगे क्योंकि दोनों 5-5 नंबर के ये टॉपिक आएंगे। लेकिन जो यूईई है ये आपका 16 मार्क्स का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो भी कमी है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। मैम वो 10 पॉइंट्स बता दीजिए मैम जो प्रॉब्लम्स। यस हाँ बेटा। 10 प्रॉब्लम्स
छूट गया है, जैसे वेस्टेज यूजलेस एजुकेशन, ये पॉइंट्स आपने लिखवाए